ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक के मंच पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज मंच पर एक खास मेहमान है हमारे साथ, जेडीयू की प्रवक्ता हैं श्वेता प्रिया। उनसे सवाल होंगे और सवाल बिहार राजनीति से जुड़े हुए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका श्वेता जी। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल। तो चूंकि आप अभी हाल ही में जेडीयू ज्वाइन किया है आपने और पार्टी का पक्ष मजबूती से रख रही हैं। अभी एक घटना से इस चर्चा की हम शुरुआत कर देते हैं। मोकामा में एक घटना घटी और आरोप आपके प्रत्याशी पर लग रहे हैं। प्रत्याशी पर ही नहीं, सरकार पर भी लग रहे हैं कि ये कैसा सुशासन है जहां पर चुनाव आचार संहिता के बीच एक हत्या हो जाती है। अ, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन हत्या तो हुई। हाँ, ये बिल्कुल निंदनीय है और ये जिसने भी किया होगा उस पे एक्शन लिया जाएगा। जैसे आपने बोला, सुशासन की सरकार हमारी जब से आई है 2005 से लेके आज तक, अगर किसी नो टॉलरेंस अप्रोच हमारी सरकार का है, जिसने भी ये किया होगा ये निंदनीय है और हम भी इसकी निंदा करते हैं। और जिसने भी ये किया होगा उनको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहले इन्वेस्टिगेशन होगा और आप देख लीजिए, इतने जल्दी जहां पहले एक्शंस नहीं लिए जाते थे, अभी एफआईआर लॉन्च हो चुका है, पुलिस वहां पहुंच चुकी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यही हमारी सरकार का अप्रोच है और आगे भी यही रहेगा। नहीं, लेकिन सवाल का जवाब तो ये नहीं है ना। मतलब जिस तरीके से घटना घटी है, मतलब दो तरफ कह रहे हैं कि दो पक्षों के बीच ये झड़प हो गई। चुनाव आचार संहिता है, सरकार पर तो सवाल है ही है, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी और मोकामा, चूंकि मोकामा में जब कोई घटना घटती है तो ये अन्य जगह से अलग होती है। मोकामा एक ऐसा क्षेत्र जिसको हमेशा उस तरह की घटना से जोड़कर देखा जाता है और जिस प्रत्याशी का इसमें जिक्र आ रहा है उनका रिश्ता बाहुबल से है। आपको ऐसे लोगों से परहेज क्यों नहीं है, जबकि कहा तो ये जाता है कि हम क्राइम से कोई समझौता नहीं करेंगे। ट्रिपल सी तो नीतीश जी का संकल्प है। नहीं, बिल्कुल, अभी भी हमारा अप्रोच यही है। आपने मुझसे सवाल पूछा है तो हम ये बताना चाहते हैं, जो भी होंगे इसमें, जिसकी तरफ भी आप लोग इशारा भी कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। जहां आरोप ये इस पे सारे इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं और अगर ये प्रूफ होता है, चाहे वो कोई भी हो, उनको राजनीति की तरफ से, मतलब हमारी सरकार की तरफ से कोई संरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। जिस भी तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे वो कोई और हो, चाहे हमारे प्रत्याशी हो, जो भी होंगे उनको पनिशमेंट तो जरूर मिलेगा। चलिए, राजनीतिक सवाल पे आते हैं। चुनाव शुरू हो चुका है, नीतीश कुमार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि जो 40 प्लस का ही आंकड़ा था पिछली बार 2020 में, 44 सीटों पर आप सिमट गए थे, तीसरी पार्टी रही थी जनता दल यूनाइटेड। इस बार वो आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा? 101 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं आपकी पार्टी। देखिए, आगरा पहुंचने का सबसे बड़ा रीज़न होता है विकास। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि वोट की राजनीति हर कोई करते हैं। अगर आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को देखें तो ये विकास की राजनीति करते हैं। क्योंकि अगर आप 2005 से लेके अभी तक देख लें, अगर हम विकास को गिनवाने लगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उन्होंने किसी भी क्षेत्र को अनटच्ड नहीं रखा है। हर एक क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है। तो वहाँ की जनता बहुत ही समझदार है और वो विकास को देखते हुए ही अपना वोट देगी। और सबसे बड़ी बात आप ये देख लीजिए, उनके 50 साल के करियर में चाहे कोई कुछ भी बोले, एक भी एलिगेशंस नहीं है उनके ऊपर। अगर आप औरों को लेकिन उनके मंत्री पर तो लगे। प्रशांत किशोर ने तो लगाया उनके मंत्री पर आरोप और कहा जा रहा है कि बड़ा डेंट हो रहा है नीतीश कुमार के मंत्री पर भी। अगर ऐसा आरोप लगता है, नीतीश कुमार तो इस्तीफा लेने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आपने आरोप और प्रत्यारोप की बात की है। आरोप तो लगते ही रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, कानून व्यवस्था अब इतना स्ट्रांग हो चुका है, जिसके अगेंस्ट में कुछ भी प्रूफ होता है वो अब कानून के दायरे में आता है और इस पे पूरी तरीके से
एक्शन जो भी लेती है न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायपालिका उस पर एक्शन लेती है। और हमारे यहाँ जहाँ तक बात हमने जैसे अभी बोला नीतीश जी के बारे में इंडिविजुअली, आप आज से नहीं शुरू से देख लीजिए 2017 में भी जब तेजस्वी जी हमारे साथ जुड़े थे और कुछ डिस्क्रिपेंसी आया था, देखा गया था कुछ गलतियां की जा रही हैं उन लोगों की तरफ से, तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। जिस चीज़ को लेके इतना बताया जा रहा है और हमेशा क्रेडिट लेने लोग आ जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक चीज़ और बोलना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैंने जो अभी बोला 50 साल के शासन में एक भी एलिगेशंस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नेतृत्व जो कर रहे हैं महागठबंधन का, अब तो हम बोल देंगे क्योंकि सीएम फेस अब तेजस्वी जी हैं। इससे पहले तो हम आरजेडी का नेतृत्व करने वाला मानते थे उन्हें, अभी महागठबंधन का नेतृत्व करने वाला मानते हैं। आप देखिए उनके 10 साल ही होंगे शायद उनका पॉलिटिकल करियर, और उसमें उनके ऊपर 27 एलिगेशंस हैं, 27 क्रिमिनल एलिगेशंस हैं। वो भी सोचिए इंटर स्टेट क्रिमिनल हैं, नॉट ओनली इन बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी। अब बताइए 10 साल के पॉलिटिकल करियर में 27 एलिगेशंस। अब सोच के देख लीजिए, अब वहाँ की जनता, हमारी जनता अब प्रबुद्ध है। पहले की तरह अब वहाँ पे चरवाहा विद्यालय नहीं है, वो जानबूझ के खोला जाता था चरवाहा विद्यालय ताकि एक अच्छी पढ़ाई, एजुकेटेड ना हो पाए लोग और हमेशा अनएजुकेटेड रहें और वो लोग उन पे राज करते रहें। आज राज नहीं किया जाता है, आज सेवा किया जाता है। अब इसमें भी रीजन है। अब दूसरा हम आपको ये बताएंगे, देखिए उनके परिवार में आप ये बताइए, एक 9वीं फेल इंसान जस्ट बिकॉज उनके मदर और फादर सीएम रहे हैं तो सीएम का, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा क्या? ये कोई राजतंत्र थोड़ी है कि युवराज का बेटा ही युवराज बनेगा। आपकी पार्टी में भी ऐसे कई उदाहरण है कि नेता की बेटी सांसद हैं, नेता के बेटा विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस मंच से कह रहे होते हैं परिवारवाद पर, उसी मंच पर परिवार का बेटा खड़ा हुआ रहता है और उसके लिए वो वोट मांग रहे होते हैं। तो ये परिवारवाद का आरोप ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग चिपकाना चाहते हैं विपक्ष पर, लेकिन आपके ऊपर भी है ही? नहीं, हमारे ऊपर आप ऐसे देखेंगे इंडिविजुअली, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ प्रत्याशी 243 प्रत्याशी हैं दोनों तरफ से, लेकिन आप उनके मुखिया को देखें, मुखिया कैसा है? क्योंकि अगर किसी भी राष्ट्र को देखना है तो आप वहाँ के प्रधानमंत्री को देखते हैं, ना कि उनके नीचे हर एक प्रजा का आप सर्वेक्षण नहीं करते हैं, हर एक इंसान या सिटीजन का सर्वेक्षण नहीं करते हैं। अगर सर्वेक्षण करना होता है, लोग सबसे पहले देखता है हमारा मुखिया कौन है। अब आप ये बताइए, हम वैसा मुखिया चुनेंगे क्या जो हर रोज कोर्ट का चक्कर लगा रहा है? अब बताइए, बिहार में कोई, हम बिहारी हैं, हम बिहार के हैं, मधुबनी के रहने वाले हैं, अब हम क्या बोलेंगे हमारे मुख्यमंत्री कौन है जो रोज कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, जिनके ऊपर 27 एलिगेशंस हैं? अच्छा, ये तो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव का कहना है कि नीतीश कुमार की तरह वो अगर सरेंडर कर देते हैं एनडीए के सामने और भाजपा के सामने तो उनके ऊपर महाराष्ट्र में केस नहीं होता। जो आप इंटर स्टेट केसेस की बात कर रही थी, भाई एनडीए की सरकार केंद्र से लेकर बिहार तक में है, जेल में डाल दिया जाए तेजस्वी यादव को। क्यों नहीं आप लोग डालते हैं जेल में तेजस्वी यादव को? फिर ये अलग चीज है, मैंने बोला ना, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में न्यायपालिका, जिस चीज की बात आप कर रहे हैं, ये काम न्यायपालिका का है। कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये तय करने का राइट सरकार का नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या वो मुख्यमंत्री हो। क्योंकि मैंने बोला फिर से कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में है हम लोग, और हम लोग इस चीज का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। तो हम लोग कैसे डाल देंगे? जो एलिगेशंस हैं, चल रहे हैं, प्रूफ हो रहे हैं, आज तक जितने भी एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं, चाहे वो चारा घोटाला हो, कतरा घोटाला हो, अभी आईआरसीटीसी का चल रहा है, वो लोग बोलते हैं आप लोग था में कब तक रहोगे? आप एक बात बताइए, अभी आईआरसीटीसी वाला जो स्कैम है, लैंड फॉर जॉब्स स्कैम है, उसमें तो है ना, उसमें तो चार्ज फ्रेम कोर्ट ने कर दिया है, नॉट था। तो आप किस चीज पे, आप एक चीज देखिए, जिस कार्यभार को उन्होंने संभाला, जिस पद पे भी गए, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो रेल मंत्री रहे, चाहे जिस भी पद पे रहे, उन्होंने स्कैम करने से पीछे कभी नहीं हटे। और पेपर पे सबसे बड़ी बात यह है, हम जनता को बताना चाहते हैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि चरवाहा विद्यालय का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं था। आपको पता है, वो पेपर पे सिर्फ रह गया, सारा कुछ पेपर पे ही था, सारे आंकड़े जितने भी थे उसको खोला गया, ना तो उसमें अपॉइंटमेंट हुआ, ना कोई ब्लूप्रिंट था, और घोटाला भी इतना बड़ा हो गया। दूसरा, अभी देख लीजिए, उन्होंने रेलवे में जब आए, कितना बड़ा आई वॉश किया, लोगों को बताया कि हमारे वक्त में प्रॉफिट हुआ है रेलवे को। अब हम बताते हैं कैश बैलेंस अलग चीज होता है, प्रॉफिट अलग चीज होता है। उन्होंने कैश बैलेंस को दिखा दिया कि ये प्रॉफिट है। अब कैश बैलेंस वो चीज होता है, एक उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहते हैं,
अगर आपका इनकम 10,000 रुपये है, 1 तारीख को आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आ जाते हैं, 5,000 आपको रेंट का देना है, 2,000 बिजली का देना है, आपका प्रॉफिट कितना हुआ? अगर इन सबको खर्च कर दें तो एक्सपेंडिचर के बाद 3,000 रुपये बचे, वो प्रॉफिट आपके हुए। उन्होंने उस 5,000 2,000 को बचा लिया। अब वो नेक्स्ट मंथ में उस पूरे अमाउंट को दिखा दिया कि ये प्रॉफिट है। तभी आपने सुना होगा उनके जाने के बाद रेलवे को बहुत लॉस हुआ था, क्योंकि उन्होंने कैश बैलेंस को प्रॉफिट बता दिया था। अब देखिए आंकड़ों के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं, ना सिर्फ आंकड़ों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ इसको बोलेंगे हम। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आप बिहार की युवा राजनीति का एक चेहरा हैं और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि बिहार से आपके से बहुत सारे युवा चेहरे राजनीति में हमें देखने को मिल रहे हैं और ये बदलती राजनीति का भी एक संकेत है। क्या आपको नहीं लगता है जिस तरीके के पिछले दिनों सर्वे आए, आप एक जिस यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जिन नौकरियों और जिन चीज़ों की बात कर रही हैं, बिहार में एक अनरेस्ट है। हम लोग देखते हैं पटना की सड़कों पर यूथ पीटे गए, विगत दिनों कई बार उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, भर्ती हो, पेपर लीक हो, तमाम तरह के मुद्दे बिहार में हैं। तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने अपना सीएम चेहरा बना दिया है और इधर नीतीश जी का नाम लेने में अमित शाह जी को 3-4 दफ़ा इंटरव्यू देना पड़ा ये कहने के लिए कि आखिरकार जब इधर से तेजस्वी का चेहरा आ गया तब ये कहना पड़ा कि हमारे चेहरा तो नीतीश कुमार हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी एक युवा चेहरा है और एक बिहार के युवाओं के अंदर एक चर्निंग है, वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ जाएंगे इस बार? क्योंकि सर्वे की रेटिंग्स में तो वो भारी हैं लगातार 6 महीने से। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि वो भारी पड़ जाएंगे, युवा चेहरा है। अब युवा तो और भी हो, क्योंकि सी वोटर के सर्वे में तो भारी है ना वो। अब सुनिए ना, फेलियर चेहरा है वो, ठीक है। वैसे लोगों को लोग युवा चेहरा बोल देता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, क्या उनके अंदर क्वालिटी है लालू जी के बेटा होने के सिवा, उनके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है कि वो युवा है और वो आइडियल बन सकते हैं? आप मुझे चिराग बताइए। पासवान के लिए कितनी सही होगी अगर यही सवाल घुमा के पूछा जाए तो, कि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनके अलावा इसके अलावा देखिए कंपैरिजन आप तेजस्वी जी के साथ तो किसी का भी ना करें। मुझे अगर बोला जाए तेजस्वी जी के साथ आप किसी का भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है चिराग पासवान जी हो, नीतीश जी हो, उनकी तौहीन होगी, ठीक है। वो 9वीं फेल है। मुझे ना कभी कभी आश्चर्य होता है, ये मैंने और भी प्लेटफॉर्म्स पे बोले हैं। देखिए हम लोग ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे माता पिता, हम लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं। जिसके माता पिता चीफ मिनिस्टर रहे हो, वो 9वीं फेल नहीं कर पाता है, सारे संसाधन होने के बाद भी। ये दयनीय नहीं है और उसको हम आइडियल मान लें। 10वीं 12वीं फेल मैंने सुना था, ये 9वीं फेल कौन करता है? मतलब आश्चर्य की बात है, एक अपना आश्चर्य, निगेटिव आश्चर्य है। तो आप ना तो इनको चिराग पासवान जी के साथ कंपैरिजन करिए, ना ही किसी और युवा के साथ, क्योंकि ये पूरे बिहार के युवा के साथ गलत होगा। मतलब मुझे लगता है वो कंपैरिजन करने लायक है नहीं। श्वेता जी, आज जो है एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ। घोषणा पत्र में पहला जो वादा मैं देख रहा हूं कि नौकरी और रोजगार को लेके 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। इसमें लिखा गया है कि मेगा स्किल सेंटर्स को से बिहार को ग्लोबल स्किल सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे। मोदी सरकार की एक योजना थी कौशल विकास योजना 2014 में, पूरे देश में जगह जगह कौशल विकास सेंटर्स खुले, बंद हो गए, आज कहाँ है कहीं कुछ अता पता नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट एक बार फेल हो चुका है, आप घोषणा पत्र में सबसे पहले लिख रहे हैं, आपका क्या रोड मैप रहेगा इसमें? अभी तक जितने भी हमारे निश्चय आए हैं, नीतीश जी ने एक बार पार्ट 1 पार्ट 2 में हमारे 2 7 निश्चय योजना आए हैं 2015 में, 2016 में। आप देख लीजिए उस निश्चय में से हर एक निश्चय को पूरा किया गया है। आप बिहार की बात अगर हम लोग करते हैं तो हर एक राज्य का या देश का अपनी एक अलग परिस्थिति होती है। अगर हम बिहार को देखें तो वहाँ पे जितने निश्चय किए गए हैं उसको पूरा किया गया है, हर एक कमिटमेंट को पूरा किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जब नीतीश जी आए थे उन्होंने पहली योजना में भी बोला था कि हम महिला सशक्तिकरण करेंगे और आरक्षण देंगे 2015 वाले में, और 2016 में देखिए 35% महिलाओं को आरक्षण मिला है। और उस आरक्षण सरकारी नौकरी में, उस आरक्षण की वजह से बिहार एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जहाँ पे सबसे ज्यादा महिला पुलिस कर्मी है। एक समय ऐसा था बिहार में जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज महिलाएं उस पोजीशन पे हैं कि वो सुरक्षा दे रही हैं
चेंज इसको बोलते हैं। सड़क, गली, चौराहे, हर एक चौराहे पे आप आज जाके देखिए महिला पुलिसकर्मी है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा किसी समूह में आप देखिए, हमारे नीतीश जी इतने सेंसिटिव हैं, किसी समूह में किसी महिला ने ये रिक्वेस्ट कर दिया था, शराब बंदी करवा दो, हमारे घर में हालत हमारी बहुत खराब है, डोमेस्टिक वायलेंस काफी होता था बिहार में। आप उनकी सेंसिटिविटी को देखिए कि उन्होंने शराब बंद करवा दिया। लेकिन बंद कहाँ हुई? होम डिलीवरी हो रही है पूरे बिहार में। बिल्कुल, अगर आप ये चीज बोल रहे हैं होम डिलीवरी हो रहा है, तो आप क्या चाहते हैं? ये जन स्वराज के जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वो बोलते हैं हम आके शराब बंदी को खत्म कर देंगे। नहीं तो ये शराब बंद होनी चाहिए। आप कह रही कि हमने बंद करवाई, तो अब बंद तो देखिए, बिल्कुल अब नहीं इसका है। एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा है। अब वायलेंस हो रहा है तो क्या उस कानून को खत्म कर दिया जाए? आप इसको ऐसे देखिए, नहीं, उसकी पालना कराई जाए। पालना करवाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं होता। डोमेस्टिक वायलेंस आया है, कम से कम डर तो है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस है, लोगों के पास रेमेडी तो है कि वो जा सकता है। शराबबंदी हुआ है, अगर कोई शराब पी के अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, रास्ते पे पहले निकलना मुश्किल होता था, आज लोग निकल पा रहे हैं। सिर्फ एक डिटरेंट इफेक्ट है दिमाग में कि अगर ऐसा कुछ करेंगे, कंप्लेंट होगा, मेरे अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है। अब लोग चुरा के पी रहे हैं, चोरी छिपे पी रहे हैं, कंप्लेंट हो रहा है, उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा रहा है। अब आप ये बोलेंगे क्योंकि लोग पी रहे हैं तो इस एक्ट को ही खत्म कर दो, इस कानून को ही बंद कर दो, ये तो इलॉजिकल है। अब मर्डर हो रहा है तो अब जो आईपीसी था बीएनएसएस हो गया है, तो क्या उसको बंद कर दो? ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। नहीं, हमारा सवाल सिर्फ पालना को लेकर था। खैर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो आपके विपक्ष हैं, तमाम विपक्षी नेता, और आज हम देख रहे थे कि खेसारी लाल यादव लगातार हमला कर रहे हैं आपके तमाम नेताओं पर। उन्होंने कहा है कि आप कब तक जंगल राज करते रहेंगे? 20 साल था आपके पास, 20 साल में क्यों जिस तरीके से लोग पहले जा रहे थे गुजरात और महाराष्ट्र काम करने, आप पलायन रोके क्यों नहीं? आज भी वही स्थिति है, आपको ट्रेनें चलानी पड़ रही हैं। कैसे स्थिति वही है? पलायन और प्रवासन में डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। वही तो मैंने फिर से बोला कि हम इनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि ये इतने वर्ड्स को समझें और चीज़ों को समझें। पलायन उसको बोलते हैं जब हम डर के मारे अपनी चीज़ों को बेच के, जो पहले जो 90 के दशक में लोगों को भागना पड़ता था, उसको पलायन बोलते हैं। आज लोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए जा रहे हैं, उसको हम पलायन कैसे बोल सकते हैं? आज छठ में, दिवाली में लोग घर वापस जा राष्ट्र रहे हैं। निर्माण के लिए महाराष्ट्र के लोग बिहार क्यों नहीं आ सकते? राष्ट्र निर्माण के लिए तमिलनाडु के लोग बिहार क्यों नहीं आ सकते? ये सवाल तो है ना। 20 साल से आप इस बात को तो इग्नोर नहीं कर सकती कि आनंद विहार में छठ में आप जाके देखिए मैडम, क्या स्थिति रहती है, कैसे भर भर के लोग जाते हैं। हमने रिपोर्टिंग की है, लोग मर जा रहे हैं मैडम ट्रेन पे लटक लटक के घर पहुंचने में। क्या ये इसकी संवेदनशीलता नहीं है? इसको सरकार संज्ञान नहीं लेगी? कब तक नहीं लेगी इस बात को संज्ञान? हम आज नोएडा में बैठे हैं, आप नोएडा में बैठे हैं। अलबत्ता ये बेहतर होता कि हम पटना में आपका इंटरव्यू कर रहे होते, अगर ये सारी चीजें बेहतर हो गई होती तो। सवाल तो गंभीर है ये। अब अभी आपने बोला क्या महाराष्ट्र के लोग वहां जाके नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, हमारे यहाँ से भी लोग बाहर क्यों जाते हैं? रोजगार के लिए जाते हैं, कुछ कमाने के लिए। लेबर लोग भी बाहर जाते हैं कुछ कमाने के लिए, और जब लेबर बाहर निकलते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, रोड का काम हो रहा होता है, वो वहाँ पे काम करते हैं। बिहार में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, क्या उसमें आपको लगता है सिर्फ बिहार के ही लेबर हैं? आप कभी वहाँ के धरातल पे जाके देखिए, आप वहाँ का इंटरव्यू लीजिए। हम वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ पे बहुत जगहों से लोग आते हैं। तमिलनाडु की आपने बात की है, तमिलनाडु के लोग आते हैं, महाराष्ट्र के लोग आते हैं। और अभी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो आ रहा है हमारा, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट 2025 का, जिसके अकॉर्डिंग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का MOU साइन हो चुका है, और उसमें थर्मल पावर खुल रहा है। 26,000 करोड़ का उनका अपना इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ये तय किया गया है कि उनको अगर कोई जमीन या सब्सिडी मिल रहा है, आपको एक सर्टेन अमाउंट में, फॉर एग्जांपल आपको 1000 लोगों को नौकरी देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, जिसके तहत ही हम ये क्लेम कर पा रहे हैं 1000 लोगों को नौकरी मिलेगी। और उसी में ये बोला गया है जब कंस्ट्रक्शन होगा उसका, जब वो बनाई जाएंगी चीजें, उसी बीच में 12,000 से 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट मतलब वही रोज दिहाड़ी पे जो होता है। तो उसमें आपको क्या लगता है सिर्फ बिहार के लोग ही होंगे? उसमें तो बाहर के लोग आएंगे ना। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है कि आपके इस घोषणा पत्र में कहा गया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तमाम बातें कही, आपके घोषणा पत्र में है कि 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। उनको लेकर आपका क्या मतलब क्या वो रूट रहेंगे, इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई। कब बनाए जाएंगे, किस रूट पे बनाए जाएंगे, वो 7 एक्सप्रेसवे कौन से होंगे, अब तक कितने बनाए जा चुके हैं, क्या बिहार में कोई एक्सप्रेसवे है? क्योंकि आप लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हैं। दूसरी चीज़,
जिस तरीके की खबरें बिहार से आती हैं कि शराब जो है चूहा पी गया, पुल जो है चूहा ले गया, इन पर कब ब्रेक लगेगा? मतलब इन चीज़ों में कैसे सुधार होगा? ये तो मूलभूत चीज़ें हैं। देखिए, स्टेटमेंट्स एक नैरेटिव होता है जिसको क्रिएट किया जाता है, जिसको हम, आप और हम जैसे लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, उस नैरेटिव का कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ पे हर किसी को बोलने का अधिकार है। अब उसमें कोई कुछ भी बोले। दूसरी बात आपने ये की, एक्सप्रेसवे की बात की। 90 से 2005 तक, जब 2005 हमारे हाथ में आया था, हमारी गवर्नमेंट के हाथ में आया था, एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर का था? 0। आज के डेट में देखिए 2000 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं, और जो जिस 7 एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कब तक बनाया जाएगा, ये कब तक का कमिटमेंट, हमने जो ये घोषणा पत्र हमारा आया है, ये 2025 से 2030 तक का है। तो ये इन 5 सालों में ही बनेगा। अब आप बोलेंगे कैसे बनेगा, तो मैंने आपको पहले भी बोला है, हमारे कोई भी कमिटमेंट ऐसे नहीं है जिसको पूरा नहीं किया गया है, तो ये 25 से 30 तक में ज़रूर बनेगा। स्कीम पे आते हैं। अभी 10,000 महिलाओं को खाते में मिला। इसके बाद से कहा जा रहा है कि महिला वोट जो है पूरी तरह से नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वैसे भी महिलाओं के वोट बैंक को लेकर कहा जाता है कि नीतीश जी का एक छत्र अधिकार रहा है। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि 5 साल में काहे नहीं दिए, अब आकर के चुनाव के समय में ये घोषणा कर रहे हैं, और चुनाव के बीच भी अभी भी महिलाओं के खाते में आने वाले समय में पैसे जाएंगे। तो ये जो है विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं वोट फॉर नोट है ये। देखिए, विपक्ष वाले को चाहे हम कुछ भी करें, उन्हें मुद्दा उठाना है। जब कुछ नहीं होता है तो एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं, जब कुछ नहीं होता है वक्फ। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है मैडम। नहीं, अगर हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आपने जो बोला है हम उस पे बताते हैं कि वो जो बोल रहे हैं ये वोट फॉर नोट फॉर वोट है। हम इस पे बताना चाहते हैं। देखिए, ये जो अभी मिला है 10,000 रुपये, ऐसी तो बात छिपी नहीं है कि नीतीश जी जब से आए हैं 2005 से, वो महिलाओं के लिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम करने में कोई कोताही उन्होंने की हो। जब 2005 में आए थे, उन्होंने लोकल लेवल गवर्नेंस में 50% दिया था रिजर्वेशन। फिर 2006 में भी उन्होंने 50% कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया था, और इस वजह से बिहार पहला स्टेट है जहां पे लोकल लेवल गवर्नेंस में 50% आरक्षण मिला था। ये बात किसी से छिपा हुआ नहीं है। रही बात 10,000 रुपया देने की जीविका दीदी को, तो जीविका दीदी आज का प्रोजेक्ट नहीं था। जीविका दीदी 7-8 का प्रोजेक्ट है, 2007-2008 का प्रोजेक्ट है। अब आप ये बोलेंगे क्योंकि इलेक्शन आ चुका है तो हम अपने कमिटमेंट्स पूरे ना करें, तो ये तो सही चीज नहीं है। अब टाइम चाहे जो भी हो, हम तो अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। अब उस पे किसी का कुछ भी नैरेटिव हो सकता है, वो उनका अपना परसेप्शन है, लेकिन ये आज की चीजें नहीं है। ये 2006, 7, 2015, 2016 उन्होंने हर बार। अब बताइए, बच्चियों को पोशाक योजना, बच्चियों को साइकिल योजना देने वाला बिहार एक पहला स्टेट है। तो ये तो हमारे नीतीश जी ने ये बहुत अच्छे से समझा था इन बातों को, कि आप आधी आबादी को पीछे छोड़ के कभी भी विकसित राज्य नहीं हो सकते, विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो वो शुरू से ही ध्यान दे रहे हैं। तो सिर्फ इस 10,000 की वजह से वोट नहीं जाएगा, वो एक्चुअली जो डेवलपमेंट हुआ है महिलाओं के लिए, उसकी वजह से उनको वोट जाएगा। नहीं, ये बात चूंकि नीतीश कुमार और उनके स्कीम की हो रही है, तो एक आंकड़ा मैं आपको कोट करता हूँ। 2010 में जब स्वर्णिम युग में जेडीयू आप कह सकते हैं जब थी, तो नीतीश कुमार जी और जेडीयू का विनिंग स्ट्राइक रेट था 89%। ठीक, 2015 में जब नीतीश जी महागठबंधन के साथ आए तो उनका स्ट्राइक रेट था 70% जीतने का। 2020 में नीतीश जी का स्ट्राइक रेट चला गया 34% जीतने का। यानी 2010 से लेकर 2020 तक की हम यात्रा देखें और 2015 का महागठबंधन का प्रयोग बीच में छोड़ दें, तो नीतीश कुमार और जेडीयू का ग्राफ गिरा है। ये तमाम स्कीम, तमाम महिला समर्थक छवि होने के बावजूद ये गिरता ग्राफ क्या इशारा नहीं कर रहा है कि जेडीयू की राजनीति कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो ट्रैक से उतर चुकी है? इस पे एक बहुत अच्छी बात हम याद दिलाना चाहते हैं। नीतीश जी इतने रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, हम इंडिविजुअली ये बात बता रहे हैं कि जब 2020 में हमारे पास सीट्स कम आए थे, 43 सीट्स, तो बीजेपी ने रिक्वेस्ट किया था उनसे कि आप ही मुख्यमंत्री बनिए, क्योंकि आपके फेस पे ही ये इलेक्शन हम जीते हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री फेस हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाया था। तो एक बात तो ये, वो खुद से आगे नहीं आते हैं,
चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उन्हें बनाया गया। क्योंकि इसका एक और उदाहरण है 2015 में जब जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था 14 में और उन्हें सीट्स कम आया था, तो उन्होंने मांझी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया था, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लेते हैं। बट इस बार सिचुएशन वैसा नहीं है, आप देख लीजिएगा वो रिजल्ट जब 14th को आएगा तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्या आएगा 14th को? अरे हमारी सरकार बन रही है। नहीं, कितनी सीट जीत रहे हैं आप लोग? अब वो तो जनता तय करेगी ना। एक तरफ मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी हैं जो ईमानदार हैं, और एक तरफ जो नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री हैं वो तेजस्वी जी हैं, दागदार हैं। और आज की जनता बहुत प्रबुद्ध है, तो मुझे पता है कि वो ईमानदार को ही चुनेगी, क्योंकि हम सब चाहते हैं हमारे नेतृत्व को ईमानदार इंसान करे, दागदार नहीं। जब तेजस्वी हमला कर रहे हैं एनडीए पर, तो नीतीश के प्रति एक सॉफ्ट कार्नर वाला हमला हमें देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी के खिलाफ वो आक्रामक हैं, भाजपा के खिलाफ, इवन अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सबके खिलाफ आक्रामक हैं, लेकिन नीतीश जी की बात आते ही वो एक सॉफ्ट कार्नर हो जा रहा है। क्या कोई पोस्ट पोल बदलाव के भी, क्योंकि नीतीश जी तो इसके लिए जाने जाते हैं? इसका रीजन ये है, सबसे बड़ा कारण बता देते हैं हम आपको। आप ऊपर से कुछ भी बोल लीजिए, नीतीश जी का व्यक्तित्व इतना क्लियर, इतना स्पष्ट और इतना शालीन, इतने सेंसिटिव रहे हैं, कोई बोल नहीं पाता है उनके अगेंस्ट में। इसका कोई राजनीतिक पहलू नहीं है, ये हर किसी के आत्मा से आवाज आती है कि कोई उनके बारे में बोल नहीं सकता है। जब से मैंने जाना है नीतीश जी को, जब से मैंने देखा है, क्योंकि मैंने जंगल राज देखा है, और उनके आने के बाद जो सहूलियत हमें हुआ है हमने देखा है। आज हम 12 बजे रात तक घूम सकते हैं, तो हर कोई जानता है। जो अपोजिशन में भी उनके हैं, उनके दिल से भी ये कभी आवाज नहीं आता कि उनकी बुराई कर पाए। और ये आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो जन स्वराज के नेतृत्व करता हो प्रशांत किशोर जी, तेजस्वी जी, या कोई और भी हो। तो आप देख लीजिए कितना अच्छा छवि है उनका और कितना अच्छा व्यक्तित्व है। अब तो हम उनको व्यक्तित्व नहीं, हम तो नीतीश जी को एक मानसिकता मानते हैं। लोगों को बहुत सीखने की ज़रूरत है, हम युवाओं को भी, क्योंकि वो बहुत अनुभवी हैं। आपने अभी बोला था युवा चेहरा चाहिए, हम बोलेंगे एक अनुभवी इंसान चाहिए हमें, एक ईमानदार इंसान चाहिए, एक पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, एक सेंसिटिव इंसान चाहिए, जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश सबके हैं, ये जेडीयू कार्यालय पे ऐसे लिखा हुआ है, और उसके लाइन के अपने मतलब हैं। मतलब कभी नीतीश आरजेडी की तरफ चले जाते हैं तो भी कहा जाता है कि नीतीश तो सबके हैं। कभी नीतीश जी ये भी कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। अमित शाह जी कहते हैं कि हमने जनता दल यूनाइटेड के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है। तब भी राजनीति है और किसी भी दल को इसमें परहेज नहीं है। आरजेडी के साथ आए, आरजेडी ने उनको स्वीकार किया, बीजेपी के साथ गए, बीजेपी ने स्वीकार किया। तो इसकी अपनी अपनी परिभाषा बदल जाती है। तो नीतीश क्या वाकई चुनाव के बाद भी सबके रहने वाले हैं? नीतीश जी सबके हैं से यहाँ पे मतलब ये है, नीतीश जी पूरे बिहार के हैं। नीतीश जी बिहार की जनता के लिए हैं। जैसे कोई परिवार के लिए होता है अपने, ये हमारे बिहार को अपना इन्होंने परिवार समझा है। रही बात, आपने ये बोलना चाहा, कभी ये एनडीए के साथ होते हैं, कभी महागठबंधन के साथ होते हैं। आप ये देखिए, ये किसके साथ होते हैं, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये विकास करते हैं या नहीं, ये विकास के मुद्दों पे बात करते हैं या नहीं, ये बिहार के विकास के लिए तटस्थ है, अपने आप को इन्होंने समर्पित कर रखा है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है ये किसके साथ हो, मुद्दा ये होना चाहिए कि विकास होना चाहिए। एक सवाल मेरा ये है, उत्तर प्रदेश से जोड़ के एक सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने फायर ब्रांड हिंदुत्व की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो रघुनाथपुर सीट पर जा रहे हैं, चाहे सिवान जा रहे हैं, वो माफियाओं की बात कर रहे हैं, बुलडोजर शासन की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो बुलडोजर शासन के लिए नहीं जाने जाते हैं। क्या बिहार में भी आप लोगों की योजना बुलडोजर नीति लाने की है क्या, पोस्ट इलेक्शन अगर आपकी सरकार बनती है तो? जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है बिहार में, तो बुलडोजर न्याय हमें देखने को नहीं मिल रहा था। क्या आप लोग भी बुलडोजर न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं बिहार में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा, जब से आप बताइए, जो लोग मुसलमानों की हिमाकत करते फिरते हैं, उन्हें लगता है कि वो उनके वेल विशर्स हैं। आप बताइए, जब तक उनकी सरकार थी उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं किया था मुसलमानों के लिए? एक योजना, परियोजना बताइए मुझे। और अभी चलिए उसे भी छोड़िए, सांप्रदायिक दंगे जो हुए थे 1989 में भागलपुर में, उसके बाद किसकी सरकार बनी थी? आरजेडी की सरकार बनी थी 1990 में। मार्च 1990 से उनकी सरकार थी 2005 तक। 15 साल उनको 16 साल कम पड़ गए कि उसमें वो कार्रवाई करवाते। सोचिए, उस पुराने 15 साल पुराने चीज़ों पे कार्रवाई किसने करवाया था, जिसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित मुसलमान ही थे?
उसका कार्रवाई किसने करवाया था? हमारे नीतीश जी ही जब मुख्यमंत्री बने तो उस पे कार्रवाई उन्होंने करवाया, ना सिर्फ कार्रवाई ही करवाया, कॉम्पनसेशन के तौर पे जो भी पीड़ित परिवार था उसको आज तक पेंशन मिल रहा है। उन्होंने सांप्रदायिक दंगे को खत्म करने के लिए 9000 से ज्यादा कब्रिस्तानों का घेराबंदी करवाया, मदरसों को सरकारी स्तर का दर्जा दिया, मदरसे में जो टीचर्स हैं उनको सरकारी टीचर का दर्जा दिया, महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को जो विडो हो जाती हैं उनकी स्थिति कितनी दयनीय होती है, किसने सोचा था? हमारे मुख्यमंत्री ने सोचा, हमारी सरकार ने सोचा, और उनको पेंशन दिया जाता है, जिस पेंशन को बढ़ा के अब 25,000 रुपए कर दिया गया है। जिस वक्फ बोर्ड की बात ये लोग करते हैं, जो मुसलमान हैं, वो ये बात करते हैं कि हमारे अगेंस्ट में है। हम मुसलमान भाई बहनों को यहाँ से बता देना चाहते हैं कि वो आपके फेवर में है। अब फेवर में इसलिए है क्योंकि बिहार में मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ है, 2 करोड़ के आसपास है अगर 18% हम लगाते हैं तो, जिसमें से 73% आबादी पसमंदा समाज की है। अगर उसको नंबर्स में कैलकुलेट करें तो 1.5 करोड़ के करीब आबादी है। क्यों नहीं इन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था स्टेट वक्फ बोर्ड में? क्यों नहीं इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था सेंट्रल वक्फ काउंसिल में? पसमंदा समाज को नहीं दिया था इन्होंने, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं इनके बराबरी में आके बैठे। वो सोचने वाले भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं, जिसकी वजह से अब महिला और पसमंदा समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिला है स्टेट वक्फ बोर्ड में, और उसका सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करने वाले, आग्रह करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी ही थे कि उस कानून को जोड़ा जाए, जिसको केंद्र सरकार ने, एनडीए गवर्नमेंट ने मिलकर उसको ऐड किया था उस कानून में, जिसकी सराहना उनके पसमंदा समाज के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद किया है। उसको वेलकम किया है, उसको तहे दिल से स्वीकारा है। नहीं, तो अपने पसमानदा, हाँ, आप ये कहना चाह रही हैं ना कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री 14 तारीख के बाद वही रहते हैं, जैसा कि आप दावा कर रही हैं, तो उनकी जीत के बाद में नीतीश के सुशासन का मॉडल रहेगा, न कि बुलडोजर के शासन का मॉडल रहेगा। आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, सुशासन रहेगा, विकास, सभी का विकास एक साथ होगा। किसी जाति, किसी धर्म से हमारा कोई मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सिर्फ एक इंसान की तरह हैं और सिर्फ विकास किया जाएगा। नहीं तो ठीक, इसी कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब आपके ही सहयोगी कोई मंत्री ये कहते हैं कि हमें नमक हराम का वोट नहीं चाहिए, खुलेआम मुसलमानों को लेकर जिस तरह से बयान दिया जाता है, पहला सवाल ये। दूसरा, और जब आपने इतनी बात की कि पसमानदा समाज के इतने लोग हैं, उनके हिस्सेदारी की भी बात होनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को भी पसमानदा समाज के ही मुसलमानों को टिकट देना चाहिए था? एक भी टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये पूरे आपकी पार्टी ने दिया और एक चिराग पासवान ने दिया है। तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, जो आपकी पार्टनर है बिहार में, वो इस तरह की राजनीति कर रही है जो कि ध्रुवीकरण की राजनीति कही जाती है? आपने पहला सवाल पूछा, पहला सवाल हमसे किया कि लोग ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। जो भी इंडिविजुअल ऐसे स्टेटमेंट देता है हम उसको कंडेम करते हैं, मतलब हम उसकी सराहना नहीं करते हैं। और दूसरा, आपने कैंडिडेचर की बात की, मतलब प्रत्याशी चुनने की बात की, तो हम अपने जेडीयू में बता दें, हमने 4 मुसलमानों को सीट्स दिए हैं। अब इसके पीछे देखें, 2015 में हमने 7 सीट्स दिए थे, जिसमें मुसलमानों की जो 7 सीट दिए थे उसमें से 5 प्रत्याशी की जीत हुई थी। अब उसको देखते हुए हमने 2020 में 11 मुसलमानों को सीट्स दिया था, लेकिन उसमें सफलता 0 रहा था। तो देखिए, सबसे विकास करने के लिए भी सबसे ज़रूरी ये होता है कि हमारी सरकार बने। तो हमने इसमें जाति आधार पे या धर्म के आधार पे नहीं देखा। जब हमें 7 में से 5 सक्सेसफुल मिले तो हमने नेक्स्ट 10 ईयर में 11 को दिया। जब उसमें से 0 मिले तो इस बार हम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 4 को सीट्स दिए। तो इसमें ये कहाँ से बात आती है कि मुसलमानों को हमने नहीं दिया या कम हो गया? उसका पहले डेटा निकालिए और उसका हिस्ट्री देखिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों हमने नहीं दिया है, या जितने दिए हैं वो क्यों दिए हैं। चलिए ठीक है, एक 30 सेकंड में आखिरी टिप्पणी कर दीजिए। एक तरफ तेजस्वी यादव चेहरा एकदम पूरी तरह से क्लियर है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया गया कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया, डिप्टी सीएम का भी हो गया। दूसरी तरफ नेतृत्व की बात है, फिर कहा जा रहा है कि आएंगे नीतीश। ये घोषणा करने में कहां दिक्कत आ रही है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि हमारे अगले मुख्यमंत्री, एकदम क्लियर लाइन है, इसमें कोई एफिडेविट वाला मामला नहीं है, क्लियर लाइन है कि अगर सरकार बनती है तो चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। आपको लगता है भाजपा को ऐसा ऐलान करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है, आप शुरू से देखते होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत उन्हें होती है जिनके अंदर क्लैरिटी ना हो और लोगों के बीच में वैमनस्यता हो।
हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म से हमारे एनडीए के पांचों घटक दल ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि हमारा फेस, हमारा नेतृत्व करने वाले नीतीश जी हैं। उन्होंने ये भी बोला है फिर से नीतीश सरकार। तो फिर से अभी कौन है? नीतीश जी हैं। और फिर से का क्या मतलब होता है? नीतीश जी होंगे। तो जब क्लैरिटी है तो देखिए उनके अंदर अपनी क्लैरिटी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे बताइए, कभी राहुल गांधी जी ने बधाई दिया उनको? अगर ऐसी बात ही ना तो बधाई दिया। कांग्रेस ने कभी ये थोड़ी ना कहा कि हमारा हमारा अपना कोई सीएम चेहरा है। कांग्रेस ने तो ये भी नहीं कहा कि हमारा सीएम चेहरा है। वो तो कह रहे थे कि हमने रोड मैप तैयार किया, जैसे कृष्णा अल्लाबरू का बयान है कि अप्रैल से ही हमने तय कर लिया था कि सीएम चेहरे पर हम समय आने पर घोषणा करेंगे। देखिए उनके अंदर, आपने बोला सीएम की घोषणा करेंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी जी ने अपने आप को घोषित कर दिया था हर एक प्लेटफॉर्म पे। तो उन्होंने 2020 घोषित, में तो वही चेहरा थे। हाँ, हाँ, तो उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर दिया था। और दूसरी बात देख लीजिए, उनके अंदर आज तक भी 253 सीट पे लड़ रहे हैं, जिसको वो फ्रेंडली फाइट बोल रहे हैं। तो चीजें बहुत क्लियर होती है और दिखाई कुछ और जाती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया श्वेता जी, आप मंच पर आईं और तमाम सवालों के जवाब दिए। किसी और मेहमान के साथ एक बार फिर से हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।